Pranam everyone. I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 8, 8th standard CBSE. Name of the chapter is Civilizing the Natives. And this would be the second part of this chapter. Today I am going to start from page number 101. What happened to the local schools? इसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी चेंजेस लाना चाहते थे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए उन्होंने वुड डिस्पैच तैयार किया था। वुड डिस्पैच जो था वो भारत की एजुकेशन पॉलिसी को एक नाम दिया गया था। उसमें जो जो भी चेंजेस थे वो हमने पढ़े थे। अब जो लोकल स्कूल थे उनके साथ क्या हुआ, क्या आप डू यू हैव एनी आइडिया क्या कि ब्रिटिश टाइम में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? उन स्कूलों, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो ब्रिटिश रूल में इन स्कूलों के साथ क्या हुआ? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम इन 1830। विलियम एडम ए स्कॉटिश मिशनरी। 1830 में विलियम एडम नाम का एक स्कॉटलैंड का एक मिशनरी था। अब जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं वो मिशनरी कहलाते हैं। तो उसने भारत के भारत के अंदर बंगाल और बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर घूमा, दौरा किया उसने। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी, उसको कंपनी ने बोला गया था, कंपनी ने उसको कहा था कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करे कि द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस के लोकल लैंग्वेजेस जो होती है उसमें जो बच्चों को उस तरीके से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उन स्कूलों की क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये जो रिपोर्ट थी जिसने एडम ने सबमिट की वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एडम ने ये पाया कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएं बंगाल बिहार में चलाई जा रही थी। ये एक छोटे छोटे स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे जिनमें किसी के अंदर भी 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वाज कंसिडर्ड ओवर 20 लाख। लेकिन जितने भी टोटल पाठशालाएं चलाई जा रही थी उनमें लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे गांव देहात में, इनको लोकल कम्युनिटीज़ के जो वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग होते हैं, वही बनाते थे इनको। एट द टाइम दे वर स्टार्टेड बाय ए टीचर। उस समय पे एक टीचर इनको पढ़ाता था, यानी कि गुरु। ये जो सिस्टम था एजुकेशन का वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। फ्यू थिंग्स जो हैं वो से जुड़ी हुई हैं विद स्कूल्स टुडे आर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। देयर वर नो फिक्स फी। उस समय पर कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं दी जाती थी, कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होती थी, बेंच, चेयर, ब्लैक बोर्ड, कोई भी सिस्टम अलग अलग क्लासेस का, सेपरेट क्लासेस का सिस्टम नहीं था। और ना ही कोई भी एक जो रजिस्टर होता है रोल नंबर्स का वो भी नहीं था। कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन नहीं थे, ना ही रेगुलर टाइम टेबल था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बनियान ट्री। कई ऐसी जगह होती जहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे क्लासेस लगाई जाती थी, या फिर गांव के किसी भी कोने में, शॉप के या टेम्पल के पास, या फिर जो गुरु होता था उसके घर पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। फीस जो होती थी वो डिपेंड करती थी पेरेंट्स पर। जो अमीर पेरेंट्स होते थे वो गरीबों से ज़्यादा पैसा गुरु को देते थे। टीचिंग हमेशा ओरल होती थी, ओरली पढ़ाया जाता था। गुरु डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स, और बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक ही वो उनको पढ़ाता था। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इन डिफरेंट क्लासेस। बच्चों को अलग अलग क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता था, वो सारे साथ में एक ही जगह पर बैठते थे सारे बच्चे। गुरु इंटरैक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। गुरु जो होता था वो बच्चों को उनके लर्निंग के लेवल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता था, और तभी उसके हिसाब से वो उनके साथ इंटरैक्ट करता था। एडम ने ये डिस्कवर किया कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था ये सूट करता था लोकल लोगों की ज़रूरतों को। एग्जाम्पल के लिए क्लास जो होती थी वो हार्वेस्टिंग, ग्रामीण इलाकों में जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, फसल की कटाई का सीज़न, उस समय पर बच्चों की छुट्टियां होती थी, कोई भी स्कूल नहीं आता था। पाठशाला जो एक बार शुरू होती थी व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर। पाठशाला बाद में शुरू हो जाती थी जब फसलों को काट लिया जाता था, उनको स्टोर कर दिया जाता था। इसका मतलब ये था दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीसेंट फैमिलीज कुड स्टडी, कि जो किसान होते थे उनके बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते थे। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स, ये तो था पुराना सिस्टम, ठीक है। फिर नया रूटीन बनाया गया, नए रूल्स बनाए गए। वो क्या थे? अप टू द मिड 19th सेंचुरी मिड 19th सेंचुरी के बाद, यानी कि 1850 के बाद जो कंपनी थी उन्होंने भारत की प्राइमरीली और हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी चिंता दिखाई। सो इट अलाउड द, इसलिए उन्होंने लोकल पाठशालाओं को अलाउ किया टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। इसलिए लोकल पाठशालाओं को इन्होंने अलाउ किया कि बिना उनकी ज़्यादा इंटरफेरेंस के वो चलाई जाती रहे। 1854 के बाद, 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो भारत के वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे।
इट फेल्ट दैट, उनको ऐसा लगता था कि इट कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, उनको ऐसा लगता था कि इनमें एक ढंग का एक नया ऑर्डर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें रूटीन होगा, जिसमें रूल्स होंगे, जिसमें रेगुलर इंस्पेक्शंस होगी, उस हिसाब से इस सिस्टम को वो लागू करेंगे। अब ये सारी चीज़ें कैसे होनी थी, व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, कंपनी जो थी उसने किस तरह क्या मेजर्स लिए। इट अपॉइंटेड, उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया, ईच इन द चार्ज ऑफ लुक आफ्टर 4 to 5 स्कूल, हर एक जो पंडित था, गवर्नमेंट पंडित जो थे, उनको चार्ज दिया गया 4 से 5 स्कूलों का। और ये पंडित का क्या टास्क होता था कि वो पाठशाला में जाकर विजिट करेगा और इम्प्रूव करेगा स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। Each group was asked to submit periodic reports, take the class according to the regular timetable, और जो पंडित होगा वो रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लेगा और पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, अब जो टीचिंग थी, जो पहले कैसी हुआ करती थी, सिर्फ ऑरली हुआ करती थी, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक होंगी, लर्निंग जो होगी इट वाज टू बी थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल, और एक एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा जैसे अभी हम लेते हैं। स्टूडेंट्स को बोला गया कि वो रेगुलर फ़ी सबमिट करेंगे, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और फिक्स सीट पर ही बैठेंगे, और नए जो रूल्स रेगुलेशन है डिसिप्लिन के, उनको स्टूडेंट्स सभी फॉलो करेंगे। पाठशाला विच एक्सेप्टेड, जिन पाठशालाओं ने इन नए रूल्स को एक्सेप्ट किया उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लगा, यानी कि गवर्नमेंट जो थी उनको ग्रांट्स देती थी, उनको पैसा देती थी। जो लोग इन नए सिस्टम को रिसीव नहीं मानते थे, गवर्नमेंट उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी, सरकार ने ऐसा डिसाइड किया। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद, और जो भी ऐसे गुरु थे जो अपने पुरानी इंडिपेंडेंस को बनाए रखना चाहते थे, उनको अब ये मुश्किल लग रहा था। जिन स्कूलों को गवर्नमेंट की सहायता मिली थी, गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल थे, और रेगुलर पाठशाला के मुकाबले में जो अब गुरु थे वो पिछड़ने लगे थे, वो अब इनका मुकाबला इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे। द न्यू रूल्स एंड रूटीन हैड अनदर कंसिक्वेंस, ये जो नए रूल्स रेगुलेशन लगाए गए, रूटीन थे, इसके नए परिणाम निकले। पहले का जो सिस्टम था उसमें गरीब बच्चों के, गरीब किसानों के बच्चे भी आसानी से पढ़ते थे, पाठशाला में जाते थे, और ऐसा भी समय था क्योंकि वो फ्लेक्सिबल टाइम होता था, यदि बच्चों को, किसानों के बच्चों को अगर खेतों में काम कराना है तो वो नहीं भी जाते थे। द डिसिप्लिन ऑफ न्यू, ये जो नए सिस्टम का डिसिप्लिन था, इसमें रेगुलर अटेंडेंस चाहिए थी, चाहे वो हार्वेस्टिंग का टाइम हो, चाहे वो कैसा भी टाइम हो, बच्चों को रेगुलर स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो फार्मर्स के बच्चे थे, जो गरीबों के बच्चे थे, जिनको खेतों में काम करना पड़ता था, उनको ये मुश्किल लगने लगा। इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल इट केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, और इस बात को इस तरीके से देखा जाता था, जो बच्चे ऐसा रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे थे, उनको इस तरीके से माना जाता था कि वो, उनके अंदर पढ़ने की जो इच्छा है वो बहुत ही कम है। फिर है द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन, कि एक नेशनल एजुकेशन का किस तरीके से एक एजेंडा तैयार किया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, जो ब्रिटिश लोग थे वो ना ही सिर्फ ऐसे लोग थे जो भारत के एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश ऑफिशियल वर नॉट द ओनली पीपल, सिर्फ ब्रिटिश लोग ही ऐसे नहीं थे जो भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोच रहे थे। अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे, ऐसे विचारक थे जो ये चाहते थे कि भारत में बड़ी लेवल पर एजुकेशन का स्प्रेड हो। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ यूरोप, और जो यूरोप की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, इम्प्रेस थे, वो ये चाहते थे कि ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम भारत में भी हो। इनमें से कुछ इंडियन ऐसे भी थे जो ये फील करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो होगी वो भारत को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगी। उन्होंने ये अपील की ब्रिटिशर्स के साथ कि ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहाँ पर ओपन करें और ज़्यादा पैसा खर्च करें एजुकेशन के ऊपर। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ, इनमें से कुछ के बारे में हम चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे इंडियंस थे, उनमें से कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जिन्होंने इसके खिलाफ रिएक्शन दिया, वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ जिन्होंने रिएक्ट किया। उनके नाम है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये दो ऐसे ही इंडिविजुअल्स थे जो नहीं चाहते थे कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया जाए। फिर है इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, ये किसने बोला है कि इंग्लिश एजुकेशन ने हमको दास बना लिया है? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर में 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 5 मार्क वाले क्वेश्चन, जैसे वुड डिस्पैच, दूसरा है
what were the changes brought down by the Britishers in Indian education system. थर्ड है महात्मा गांधी वाला कि what kind of education did महात्मा गांधी want in India, ये वाला. उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर का. अभी है महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन. पूरा ये पूरा पेज जो दिया है 103, इसमें महात्मा गांधी के ऊपर ही बताया गया है कि उनको किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम भारत में चाहिए था. महात्मा गांधी ने आर्ग्यू किया दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. महात्मा गांधी ने ये आर्ग्यू किया कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, उपनिवेशिक जो एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने भारतीयों के दिमाग में एक इन्फीरियरिटी की सेंस को डेवलप किया है. मतलब हम अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं. इट मेड दैम ब्रिटिश वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर. इससे हमको क्या लगने लगा है इंडियंस को कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारत से सुपीरियर है. एंड डिस्ट्रॉय, और जो हम लोगों के अपने खुद के भारतीय कल्चर में जो हम लोग एक गर्व महसूस करते थे, एक प्राइड महसूस करते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है वेस्टर्न एजुकेशन ने. देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन. महात्मा गांधी ने ऐसा बोला कि इस शिक्षा में जहर है, ये पाप से भरी हुई है, इसने भारतीयों को एनस्लेव कर दिया है. इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, और इसने एक जादू, एक बुरा जादू जैसा भारतीय लोगों के ऊपर कर दिया है कि हम भारत के लोग जो हैं वो वेस्ट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम वेस्ट, और हम इसके जादू में इस तरीके से खो गए हैं कि जो भी चीज़ें वेस्ट से आती हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आती हैं, हम उसको ही पसंद करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं. इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमायरिंग. जो भी भारतीय इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं वो ब्रिटिश रूल को एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं. महात्मा गांधी जो चाहते थे एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो भारतीयों को हेल्प करे कि भारत के लोग अपने खुद की सेल्फ डिग्निटी में सेल्फ रिस्पेक्ट को महसूस करें, उसको बढ़ावा दें. ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, हम अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत सभी स्टूडेंट्स से अपील किया कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दे, जो भी ब्रिटिश के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको छोड़ दे. और दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी enslaved, और जो भारतीय हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं बने रहेंगे. महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली ये महसूस किया कि इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी मीडियम, कि भारत में जो पढ़ाई का माध्यम है, जो मीडियम है, वो भारत की लैंग्वेजेस होनी चाहिए. एजुकेशन इन इंग्लिश, अगर जो भी एजुकेशन है जो इंग्लिश में दी जाती है उसने भारतीयों को क्रिपल्ड कर दिया है. मीन्स क्रिपल्ड का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकली रूप से डिसेबल्ड जो होता है, कि अपाहिज बना दिया है. डिस्टेंस दैम, उन्होंने खुद को अपनी ओकल सोशल सराउंडिंग से उनको दूर कर दिया है और उनको स्ट्रेंजर बना दिया है अपने खुद के ही देश में, कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो अपने आप को इन्फीरियर ही समझेंगे. स्पीकिंग ए फॉरेन टंग डिस्पाइसिंग लोकल कल्चर, अगर हम एक फॉरेन टंग बोलते हैं, दूसरे देश की भाषा बोलते हैं, अपने खुद के कल्चर को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. एंड इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, और इंग्लिश एजुकेशन जो है वो ये नहीं जानती है, इंग्लिश एजुकेशन कि किस तरीके से भारत की जो जनता है वो उसके साथ किस तरीके से रिलेट करेगी. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी ने बोला कि वो फोकस करती है रीडिंग और राइटिंग पर, एंड ओरल नॉलेज के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है वेस्टर्न एजुकेशन, जो पूरी की पूरी बुक्स के ऊपर फोकस करती है, ना कि लाइव एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करती है, ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज देती है. उन्होंने आर्ग्यू किया दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप ए पर्सनस माइंड एंड सोल. उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि एजुकेशन जो है उसका मेन काम ये होता है कि एक व्यक्ति का उसकी आत्मा और उसके दिमाग को डेवलप करे. लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, लिटरेसी का मतलब क्या है, साक्षर होना, सिंपली लिखना और पढ़ना. इसका मतलब एजुकेशन देना नहीं होता है, सिर्फ लिखना और पढ़ना आ गया इसका मतलब एजुकेशन नहीं होता है. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लोगों को अपने हाथों से काम करना चाहिए, क्राफ्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और उनको चीज़ों को किस तरीके से ऑपरेट करना है इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए. दिस वुड डेवलप, इसी से लोगों का जो दिमाग होगा वो डेवलप होगा और समझने की, सोचने की जो शक्ति है, अंडरस्टैंड करने की जो शक्ति है वो डेवलप होगी. तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट महात्मा गांधी वांटेड फॉर इंडिया. एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, जिस तरीके से ये राष्ट्रवादी जो सेंटिमेंट जो थी वो फैले, उसके बाद
nationally sentiment spread, our other thinkers also began thinking a system of national education which would be radically different from that set up by the British. जैसे जैसे हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन, जब हम अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, तो बहुत सारे जो थिंकर्स है, विचारक थे, उन्होंने ये सोचा कि भारत में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो बिल्कुल अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है उससे थोड़ा अलग हो, उससे अच्छा हो. ये तो था गांधी जी का सिस्टम. गांधी जी किस तरीके के उनके विचार थे एजुकेशन को लेकर भारत के लिए. फिर है टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस. ये आपका 5 मार्क का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर में कि डिस्क्राइब अबाउट द टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस. मैनी ऑफ यू हैव हर्ड. आपने बहुत सारे लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा. क्या आप जानते हैं इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था इस इंस्टीट्यूशन को 1901 में. जब वो छोटे बच्चे थे, टैगोर जो थे उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो नफरत करते थे स्कूल जाने से. ही फाउंडेड दैट उनको ही फाउंड इज सफोकेटिंग एंड ओप्रेसिव. उनको ये स्कूल का जो सिस्टम था वो बहुत ही सफोकेटिंग लगता था, बच्चों को दबाने वाला लगता था. द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन. उनको स्कूल जो था वो जेल के जैसा लगता था, जहाँ पर व्हाट ही कुड नेवर डू व्हाट ही, जहाँ ऐसी जगह लगती थी जहाँ पर जो वो चाहे वो नहीं कर सकते थे. सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे. जब उस समय पर जब बच्चे अपने टीचर को सुनते होते थे तो टैगोर का जो माइंड था वो कहीं और ही होता था. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज चाइल्ड स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप टैगोर्स आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन. जो एक्सपीरियंस था स्कूल डेज का कलकत्ता में टैगोर का, टैगोर्स आइडियाज़, उसने टैगोर के जो आइडियाज़ थे एजुकेशन को लेकर उनको शेप दिया. उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा था कलकत्ता में स्कूलिंग डेज में. ऑन ग्रोइंग अप, जैसे जैसे वो बड़े हुए ही उनको एक मन में इच्छा थी कि वो एक सेटअप करेंगे, एक स्कूल वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी. ऐसी जगह, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चा खुश रहे, जहाँ पर बच्चा फ्री हो हर क्रिएटिव चीज़ करने के लिए. वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर. एक ऐसी जगह होनी चाहिए स्कूल जहाँ पर बच्चा अपने खुद के विचारों को, अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर कर सके. टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought to be a time of self learning. उन्होंने ऐसा बोला कि चाइल्डहुड जो है वो एक ऐसा समय होना चाहिए जहाँ पर बच्चा एक सेल्फ लर्निंग के लिए समय दे और आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश. और एक इतनी दूर होना चाहिए जो एक रिजिड सिस्टम, जो एक कठोर सिस्टम बनाया था ब्रिटिशर्स ने, डिसिप्लिन से भरा हुआ कठोर रिस्ट्रिक्शन वाला जो सिस्टम था वो जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था, उसके मुकाबले एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर बच्चा सेल्फ लर्निंग के लिए एक खुले वातावरण में अपने एक्सप्लोर कर सके अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को. ऐसी जगह वो बनाना चाहते थे. टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव. जो टीचर्स होंगे वो इमेजिनेटिव होने चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चे को, एंड इमेजिनेटिव एंड अंडरस्टैंड, और बच्चे की पूरी तरीके से समझना चाहिए एक टीचर को, और उनको उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने में एक बच्चे की मदद करे, इस तरीके का टीचर होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर. उनके मुताबिक, टैगोर के मुताबिक, जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल चल रहे थे उन्होंने बच्चों की जो नेचुरल डिज़ायर होती है क्रिएटिव बनने की, सेंस ऑफ वंडर एक होता है, वो सब डिज़ायर्स को खो दिया है. उनको ऐसा लगता था. टैगोर वॉज द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट. उनको ऐसा महसूस होता था टैगोर को कि क्रिएटिव लर्निंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जिससे बच्चों की जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर रहकर बच्चों की जो लर्निंग है उनको एनकरेजमेंट मिलती है. एंड सो ही इसलिए उन्होंने चुना सेटअप ही स्कूल, अपने स्कूल के लिए एक ऐसी जगह को चुना जो कि कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर थी. एक रूरल सेटिंग थी, ग्रामीण इलाका था वहाँ पर. ही सो इट इज़ ए अबॉर्ड. उन्होंने इसको एक इस तरीके अबॉर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति निकेतन, एक ऐसी जगह है जहाँ पर शांति का वास होता है. कैसे इस तरीके से इन्होंने अपने शांति निकेतन को सेटअप किया. अपने स्कूल का नाम उन्होंने रखा वेयर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जहाँ पर वो नेचर के साथ शांतिपूर्ण सामंजस्य के साथ रह रहे थे. चिल्ड्रन कुड
कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिव, एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चा अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टिवेट कर सकता था, उसको पूर्ण कर सकता था। एंड इन मैनी सेंसेस, बहुत अलग अलग कई सेंसेस में अगर हम देखें, जो टैगोर और महात्मा गांधी जो थे, उन एजुकेशन को लेकर उनके सिमिलर व्यूज़ थे। वेयर दे हाउवर, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ बोथ टैगोर एंड महात्मा गांधी वर डिफर हैड डिफरेंट थॉट्स अबाउट एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर वो है कि वो उनके विचार अलग अलग किस तरीके से थे। डिफरेंस, गांधी जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन और उनको अच्छा नहीं लगता था ही कि जो लोग हैं वो मशीनों को पूजा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं था, वो इनको क्रिटिसाइज़ करते थे। जबकि टैगोर जो थे वो ये चाहते थे उनके कंबाइन एलिमेंट होने चाहिए। वो उनको ऐसा लगता था कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है विद व्हाट ही सो एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन, और उनको ऐसा लगता था जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको मिलाकर आगे बढ़ाना चाहिए भारत की जो ट्रेडिशन है उसके साथ। ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिखानी चाहिए शांति निकेतन पे, अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूज़िक और डांस के साथ साथ उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी इन सारी चीज़ों के साथ साथ बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं मॉडर्न वर्ल्ड में अपग्रेड हो सकें और आगे बढ़ सकें। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ए नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन। बहुत सारे इंडिविजुअल्स और जो थिंकर्स थे, विचारक थे, वो सोच रहे थे कि किस तरीके का एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उनको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए भारत के एजुकेशन सिस्टम को। कुछ चाहते थे कि जो सिस्टम ब्रिटिशर्स ने चलाया है उसी को हमको फॉलो करना चाहिए, एंड फेल्ट दैट सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड एज इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। और बहुत सारे लोग ऐसा भी चाहते थे कि जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने सिस्टम एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें समाज के बड़े जो सेक्शन है उन सभी को लोगों को इंक्लूड करना चाहिए इसमें। दूसरों ने ये आर्ग्यू किया दैट अल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। लेकिन दूसरे जो थे वो ये चाहते थे, कुछ दूसरे लोग इन्होंने आर्ग्यू किया कि अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों को एजुकेशन दी जाए उनके कल्चर के हिसाब से, जो कि सही मायने में ट्रूली नेशनल होना चाहिए। हु वाज टू डिफाइन, अब ये कौन डिफाइन करेगा कि सही मायने में सच्चा राष्ट्र क्या है, नेशनल क्या है सही मायने में। द डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन ought टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो बहस थी, डिबेट थी कि नेशनल एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, ये लगातार हमारे देश की आज़ादी के बाद भी लगातार ये बहस चलती ही रही। दैट्स इट इन दिस वीडियो।